हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। इनकलाब 8 को हम लोग बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम 50 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। झूठा है केजरीवाल, तो फिर क्या करेंगे 5 तारीख को? आप किसको वोट डालेंगे? आप सच्चाई का साथ देंगे? अंततः केजरीवाल मान गए इस बात को कि वो चुनाव हार रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि दिल्ली की सरकार का फैसला होने में सिर्फ 8 रात का फासला बाकी है। कल सुबह से राजधानी बटन दबाकर ये बता देगी कि उसने किसे चुना है। सवाल यह है कि 3 बार दिल्ली का सियासी रण जीतने वाले अरविंद केजरीवाल क्या चौथी बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंच पाएंगे? केजरीवाल भी जानते हैं कि इस बार का दिल्ली विधानसभा का चुनाव पिछले हर चुनाव से बिल्कुल अलग है। ये चुनाव करो या मरो की तरह है, क्योंकि केजरीवाल का बहुत कुछ दांव पर लगा है। केजरीवाल इस बार सीएम पद पर नहीं है। भ्रष्टाचार को विरोधियों ने उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी, कांग्रेस और ओवैसी केजरीवाल के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का युद्ध जीतने के लिए केजरीवाल के सामने 5 चुनौतियां हैं और इसीलिए पूछा जा रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल नाम की ये दीवार इस बार टूटेगी या फिर बचेगी। सर, पर लास्ट टाइम भी अरे ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अरे सर, लास्ट टाइम भी ये दीवार नहीं टूटी थी। लेकिन इस बार दिल्ली के राजनीतिक युद्ध में सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि केजरीवाल टूटेगी या फिर बचेगी। केजरीवाल, ये दीवार नहीं टूटेगी। वैसे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया ये कैंपेन पुराना है, लेकिन आप केजरीवाल के नाम को ऐसी ही दीवार कहती है जिसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन क्या इस बार केजरीवाल नाम की ये दीवार पिछले चुनावों की तरह ही मजबूत है? मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। इस बयान को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में नंबर को लेकर केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है? लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। केजरीवाल ने पहले ही कह दिया कि 70 विधानसभा सीटों में से आप 55 सीटें ही जीत रही हैं। अब केजरीवाल का दूसरा बयान सुनिए। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। वोटिंग से पहले ही अरविंद केजरीवाल ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और वोटों के साथ घालमेल का आरोप लगा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल भी बखूबी जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन इस बार जीतना भी उनके सियासी भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है। कोई हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देखिए।
जीत का दावा तो खैर हर पार्टी करती है, लेकिन संजय सिंह जो कह रहे हैं वो इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल के सामने 5 चुनौतियां मुंह फाड़े खड़ी हैं। अगर केजरीवाल इन 5 चुनौतियों को पार कर लेंगे तो केजरीवाल नाम की दीवार बचा ले जाएंगे, लेकिन अगर इन चुनौतियों ने वोटरों का रास्ता रोका तो दीवार टूट भी सकती है। कोई 400 कहता है, कोई 450 कहता है। अच्छा है केजरीवाल जी ने 80 नहीं कह दिया, जितनी सीटें थी उससे ज्यादा जीत जाते। वोटर वोट डालेगा और वोटर इनको हराएगा। तो चलिए बारी बारी आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल की 5 चुनौतियां क्या हैं। पहली चुनौती, कोर वोटर में सेल। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। किसी में गली में अंदर जाने से पहले 15-20 मिनट केजरीवाल के नाम पे सदका करना पड़ता। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, ये झूठा है केजरीवाल। 2300 करोड़ रुपये बिजली फ्री। अरे आवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपये का, कहां बिजली फ्री। केजरीवाल के कोर वोटर यानी एससी और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एक तरफ कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी। 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। एससी और मुस्लिम वोटर केजरीवाल के लिए कितने जरूरी हैं उसे समझिए। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस जाति ने आपको कितना वोट दिया वो देखिए। अगड़ी जातियों ने आम आदमी पार्टी को 41% वोट दिया, जबकि बीजेपी को 54% और कांग्रेस को सिर्फ 3। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ने आपको 49% वोट दिया, बीजेपी को 50% और कांग्रेस को सिर्फ 2%। लेकिन जैसे ही एससी वोटरों का आंकड़ा आया, केजरीवाल की पार्टी 69% वोटों के साथ सबसे आगे निकल गई। बीजेपी को सिर्फ 25% वोट मिले और कांग्रेस को 6%, जबकि 83% मुस्लिमों ने भी एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। बीजेपी को सिर्फ 3% वोट मिले और कांग्रेस को 13%। सिर्फ ओवैसी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी मुस्लिम मतदाता को अपनी तरफ करना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने से पहले मुस्लिम कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता थे, लेकिन 2013 से वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए और अब ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व और 2020 के दिल्ली दंगों के बाद ये मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पास लौट सकता है। मुस्लिम और तमाम जो मतदाता है वो चाहते हैं कि एक बदलाव हो और कांग्रेस वापस आए। दूसरी तरफ बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर एससी मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं में से करीब 17% है और विधानसभा चुनावों में एससी मतदाताओं में से करीबन 60% मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आए और ये बात तीनों ही राजनीतिक दलों को बखूबी पता है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, हर किसी की कोशिश यही है कि एससी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके साथ जुड़े और इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। दूसरी चुनौती, केजरीवाल की दूसरी चुनौती का नाम है यमुना। दिल्ली चुनाव के ऐलान के वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यमुना की गंदगी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगी। केजरीवाल ने खुद यह कबूल कर लिया था कि वो यमुना साफ नहीं कर पाए। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे, हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। इसके बाद तो केजरीवाल पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गए। 5 साल पहले कह रहे थे मैं यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया यमुना जी को छोड़ दो, दिल्ली का पानी पी के दिखा दो।
बीमार हो जाओगे। केजरीवाल को यमुना पर किए वो तमाम वादे याद दिलाए जाने लगे जो उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर किए थे। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। 2013 में केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में यमुना की सफाई का जिक्र करते हुए कहा था कि यमुना जो दिल्ली की शान होनी चाहिए थी, गंदा नाला बनकर रह गई है। आम आदमी पार्टी यमुना में गंदगी और अतिक्रमण रोकेगी। फिर अगला चुनाव आया और 2015 के घोषणा पत्र में केजरीवाल ने कहा कि हमें 5 साल दीजिए, हम यमुना को इतना सुंदर बना देंगे कि दिल्ली वासी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली की सत्ता में आए केजरीवाल को 7 साल बीत गए और फिर आया साल 2020 जब यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने का वादा किया गया। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुराने ट्रीटमेंट प्लांट्स। लेकिन 2025 आ गया और यमुना साफ नहीं हो पाई और 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? केजरीवाल के सामने सिर्फ दिल्ली का किला बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उनकी अपनी सीट और साथियों की सीट पर कड़ा मुकाबला उनके सामने तीसरे चैलेंज के तौर पर मौजूद है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल 3 बार से नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट और सीएम आतिशी की कालकाजी विधानसभा सीट पर भी जीत और हार इस बार पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात बन गई है। केजरीवाल ने इन तीनों सीटों पर जीत के लिए सारे घोड़े खोल दिए और ये सच है कि मुकाबला आसान नहीं। तीन बार से नई दिल्ली सीट को फतेह करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए फिजा बदली हुई है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारकर आपको बैकफुट पर ला दिया है। इस बात का वायदा करता हूं। मैंने आपसे कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है नई दिल्ली भी जीतेंगे और दिल्ली भी जीतेंगे। हमारे लोगों ने जो सर्वे किया है नई दिल्ली का, इसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है और वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। यहाँ से संदीप दीक्षित जी जो यहाँ के हमारे दिल्ली के सांसद भी रहे हैं, वो हमारे साथ में फाइट में हैं और वो आएंगे दूसरे नंबर पे। सुन रहे हैं ना, प्रवेश वर्मा केजरीवाल को तीसरे नंबर पर खड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल के लिए ये सीट कितनी अहम हो गई है उसे इस बात से समझिए कि आपकी स्टार प्रचारकों में शामिल केजरीवाल की पत्नी सुनीता लगातार नई दिल्ली सीट पर ही प्रचार और रोड शो कर रही हैं। नई दिल्ली के बाद जंगपुरा सीट की बात करते हैं, जहां से मनीष सिसोदिया मैदान में है। देखिए, चुनाव तो हर एक चैलेंजिंग होता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक चुनाव चैलेंजिंग होता है और एक नहीं होता है। हर एक चुनाव अपने अपने समय के चैलेंजेस लेके आता है। किसी समय हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे एकदम नए थे, दूसरे चुनाव में हम 49 डेज में चले गए थे, लोगों को लगा बबल है, लेकिन उसके बावजूद 67 सीटें थी। तो हर चुनाव का अपना चैलेंज है, ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग चुनाव है और हम तो हर चुनाव को जीने मरने के सवाल के रूप में लेकर चलते हैं। 2020 के चुनाव में बेहद कम वोटों से पटपड़गंज सीट पर जीत हासिल करने वाले मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा सीट पर भी इस बार कड़ी चुनौती है। उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस के अनुभवी प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक तौर पर जंगपुरा सीट ऐसी सीट मानी जाती रही है जो बेहद कम वोटों से जीत और हार तय करती है। जंगपुरा के साथ साथ आतिशी की कालकाजी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। कालकाजी सीट पर बीजेपी के रमेश बिदूड़ी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की अलका लांबा जीत की ताल ठोक रही हैं। हो सकता है कि कहीं आतिशी जी कहीं तीसरे नंबर पर ना चली जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। उनकी इन हरकतों को देखने के बाद लोग नहीं चाहेंगे कि अब इसको आतिशी आम आदमी पार्टी को वोट दें। और अब भी भाजपा डबल डिजिट टच नहीं करेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। 5 तारीख को कालकाजी में पहला बटन कांग्रेस हाथ का निशान दबेगा और 5 तारीख कांग्रेस 50 पार करेगी। हालांकि
सीएम आतिशी तीनों ही सीट पर आपकी जीत का दावा कर रही हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, भारी बहुमत से बन रही है। और ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं नई दिल्ली फंस गई, जंगपुरा फंस गई, कालका जी फंस गई, तीनों सीटें हम ऐतिहासिक मार्जिन से जीतेंगे। चौथी चुनौती मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वैसे तो बीजेपी का ही वोटर माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनावों में मिडिल क्लास बीजेपी से दूर चला जाता है। इसी मिडिल क्लास वोटर को वापस लाने के लिए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बजट वाला ब्रह्मास्त्र चला है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर वेतन भोगी करीब 33 लाख मतदाता हैं। मतलब दिल्ली की आबादी में 21% मतदाता वेतन भोगी हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा वेतन पर काम करने वाले भी दिल्ली में हैं और सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी भी राजधानी में ही रहते हैं। टैक्स छूट के जरिए मोदी ने हवा का रुख बदलने की कोशिश की है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। पांचवी चुनौती, ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। केजरीवाल के